वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए विनय जी के साथ आपकी समस्याओं को सुलझाते हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं बारिन कुमार खान साहब मुंबई से। बारिन जी, पूछिए अपना सवाल। मैं एक्चुअली मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदा है 2009 में। हाँ, तो उस प्रॉपर्टी का अभी तक जो बिल्डर है उसने सोसाइटी ने फॉर्म किया जी। तो उसकी सिलसिले में क्या है कि उसका ऊपर भी बिल्डिंग के ऊपर G+4 का बिल्डिंग है और उसमें ऊपर टावर भी है। तो काफी बार हमने पूछा है तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। और वो बिल्डिंग में 16 फ्लैट है, उसमें से शायद 8-10 फ्लैट कुछ जो कंपनी के लोग रहते हैं। बट मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि वो फ्लैट उन्होंने कंपनी को लीज में दिया है या कंपनी को भाड़े पे दिया है, एग्जैक्टली पता नहीं है। शायद वो बताता भी नहीं है बिल्डर जी। तो मुझे यही कहना है कि कैसे हम उसको मतलब सोसाइटी फॉर्म करें और वो बिल्डिंग को ये करें, मतलब जो भी अपना। और जब भी हम उनको सोसाइटी का जो ये चार्ज होता है, वो क्या कहते हैं आपका, मेंटेनेंस चार्जेस की बात कर रहे हैं। मेंटेनेंस चार्ज, तो वो फिर बोलते हैं दो, बट हमको रिसीव नहीं देता। तो हमने प्रॉपर्टी चार्ज देना। क्या सलाह होगी इनके लिए? बने जी, आपने कहा कुछ टावर है, किस किस्म की टावर का जिक्र कर रहे थे आप? ऊपर एक सर मोबाइल का टावर है सर। हाँ, तो बरेन जी क्या होता है, काफ़ी वक्त हम देखते हैं कि जैसे ये टावर वगैरह बिल्डर लगा देते हैं और वो चाहते हैं कि वो इनकम वो लेते जाएं। तो इस कारण से शायद उसने, मैं समझता हूँ, सोसाइटी फॉर्म नहीं की है कि टावर की जो इनकम आ रही है वो उसके हाथ में जाती रहे। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि आप देखेंगे जब से बिल्डिंग शुरू होती है तो जो भी खर्चा होता है बिल्डिंग की तरफ का, तो बिल्डर बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट करता है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ इनकम आती है तो वो भी वही खाते में जानी चाहिए। तो एक्चुअली ये जो इनकम टावर की है, ये बिल्डर के हाथ में नहीं, आपके सोसाइटी के हाथ में आनी चाहिए। अब हम आते हैं कानून के ऊपर। कानून क्या कहता है कि सेक्शन 10 जो है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट की, उसको आप रूल 8 के साथ अगर पढ़ेंगे तो वहाँ से साफ जाहिर होता है कि जैसे ही 10 लोग जो कि मिनिमम है सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए, जैसे ही 10 लोगों ने फ्लैट ले लिया तो बिल्डर को सोसाइटी फॉर्म करनी है। वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है उससे भी संबंध नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सालों से बिल्डर नहीं कर रहा है तो आपका पूरा हक है कि या तो आप मोफा के अंडर केस फाइल करें बिल्डर के अगेंस्ट, या पैरेलली आप जाकर के सोसाइटी फॉर्म कर दीजिए। एक बात आप ध्यान में रखिए, आप ऑलरेडी पैसे भर चुके हैं बिल्डर को ये लीगल चार्जेस और सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए, तो ये भी आपको उनसे वापस मांगने पड़ेंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप खुद जाके सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं और या तो आप केस भी फाइल कर सकते हैं और बिल्डर को कहिए कि आप हैंडओवर करिए और ये जो इनकम है टावर की, इसका हिसाब भी हमें दीजिए। राइट। और अगर इन्हें सोसाइटी फॉर्म करनी है, जैसा आप कह रहे हैं, खुद जाके कर लें, तो रजिस्ट्रार के पास जाना होगा जहां से ये ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल, सब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके पास आप जाकर के सोसाइटी फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बिल्डर कन्वेंस नहीं देता है तो आप डीम कन्वेंस भी कर सकते हैं कि सारी जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे हो जाए। आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले कॉलर हैं भगवान दास गुप्ता जी, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भगवान दास साहब, पूछेंगे अपना सवाल। हाँ जी जी। मैं कैलकाटा से हूँ, पार्क सर्कल से हूँ जी। तो मैंने एक विबजॉर अलाइट से एक फ्लैट लिया है। तो एक्चुअली मैंने आधा पैसा उसमें ये दे चुका है। ओके। तो उसके बाद में जब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो वो रजिस्ट्री उसकी बंद है। वो एक्चुअली शारदा वाला केस की वजह से इन लोग का भी नाम ब्लैकलिस्ट में आ गया है। अच्छा। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, अपना पैसा वापस मांग लेना चाहिए या फिर उन लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन खुलेगा? जी, अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पर आपको एक बड़ा निर्णय लेना है, क्या करना चाहिए विनय जी इनको? नहीं गुप्ता जी, पहले आपको ये एसर्टेन करना होगा कि ये मामला कितना सीरियस है। ये वाकई में अगर ये ब्लैक लिस्ट हुई है फर्म तो ये ब्लैक लिस्ट से निकाली जाएगी, और अगर है तो उसकी संभावना क्या है। तो मैं समझता हूं कि आप इस चीज़ में थोड़ा वहाँ लीगल एडवाइस ले लीजिए, कोई वकील को लेकर जरा उसे कहिए कि सिचुएशन स्टडी करे और फिर आप अपना ओपिनियन फॉर्म करिए। अगर आपको लगता है कि ये छोटा मामला है, शायद कुछ देर में ये रजिस्ट्री खुल जाए या इनकी जो ब्लैक लिस्टिंग है हट जाए, तो आप यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें वक्त लगने वाला है तो आपको फिर ये डिसीजन लेनी पड़ेगी कि आपके पैसे आप वापस ले सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात, आपको आपकी एग्रीमेंट भी स्टडी करनी पड़ेगी कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये सब आप जरा नज़र में रखते हुए आपका फैसला लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अब नवी मुंबई से कॉल आ रहा है हमारे पास अतुल गोलटकर साहब का। अतुल जी, पूछिए अपना सवाल।
हाँ सर जी नमस्ते, मैं अतुल गोलतकर बोल रहा हूँ नवी मुंबई से, सानपाड़ा से जी। मैंने 4 महीने पहले एसोसिएट मेंबर का एप्लीकेशन दिया था हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एजीएम में आपका ये एजेंडा रखूंगा और सबके सामने मेंबर्स एग्री होते हैं तो फिर एसोसिएट मेंबर बना दूंगा, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया है मुझे कि एसोसिएट मेंबर आप बन नहीं सकते। विनय जी, जिस तरह की चीज इनके साथ हुई, अब इनके लिए क्या सलाह होगी कि ये जाके कंप्लेंट कर सकते हैं पहली बात तो ऐसी किसी चीज की, और अगर कर सकते हैं तो फिर क्या प्रोसेस होगी? अतुल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप कहते हैं सेक्रेटरी ने रिफ्यूज किया है, आपको राइटिंग में रिफ्यूजल आया है? नहीं जी, ओरली बताया उन्होंने। नहीं, तो ओरली का सर इसमें कोई मीनिंग नहीं है। मैं आपको पहले कानून की बात करते हैं। कानून ऐसा है कि जब आप अप्लाई करते हैं एसोसिएट मेंबरशिप के लिए या कोई भी मेंबरशिप के लिए, तो सेक्रेटरी आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज करता है, और अगर उसमें कोई कमी रह गई है या कुछ इनकम्प्लीट है तो उसको 7 दिन में आपको इंटीमेट करना है कि ये डिफेक्ट है, आप ये डिफेक्ट को ठीक करें। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो जो अगली कमेटी मीटिंग है या अगली एजीएम है, जो भी पहली आती है, उसके सामने उसके आपकी एप्लीकेशन उन्हें रखनी है, और जो भी निर्णय होता है उसका कि आपको एडमिट करना है या नहीं करना है, वो 15 दिन में आपको कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें उन्होंने नहीं की है तो मैं नहीं समझता हूँ वो सही कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप 3 महीने तक सोसाइटी ने आपको जवाब नहीं दिया है, जो आप कह रहे हैं आज 4 महीने हो चुके हैं, तो आप ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं। ना बनाने या उसकी डिसीजन लेने की अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है। 3 महीने तक अगर सोसाइटी आपकी एप्लीकेशन का जवाब नहीं देती है तो आप मेंबर बन चुके हैं। अब आपको सिर्फ रजिस्ट्रार के पास जाना है और उन्हें कहना है कि सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये डेट को मैंने अप्लाई किया था, 4 महीने हो गए, मैं मेंबर बन चुका हूं, आप प्लीज सोसाइटी को कहिए कि शेयर सर्टिफिकेट पे मेरा नाम सेकेंड नेम डाल दे। आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो एप्लीकेशन है, सिर्फ उसकी कॉपी लेके जाइए और एक एप्लीकेशन करिए वहां। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप भी बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम ले रहे हैं आपके लीगल सवाल, और हमारे साथ उनके जवाब दे रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट यहां पर विनय सिंह साहब। तो चलिए इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र शर्मा आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। शर्मा जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार विनय साहब। नमस्कार। मेरे पिताजी का एक पान का शॉप था जी, दादर में, तो वो सब टेनेंट है एक्चुअली वो, और वो जो अभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया 2 साल पहले जी, तो जो हमारा जो लैंडलॉर्ड है, हम सब टेनेंट है ना, तो हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो हमसे अभी रेंट नहीं ले रहा है, और जो पहले रेंट का रिसीट देता भी था वो करीब 7-8 साल से चालू किया था, तो दुकान लेके तो 7 साल के ऊपर हो गए जी, तो उसके ऊपर एड्रेस भी नहीं है, मतलब प्रिंटेड भी नहीं है और रबर स्टैम्प भी नहीं है। ओहो। और अभी वो तो रेंट भी नहीं ले रहा है, और वहाँ वो तो 125 रुपए था पहले, अभी बोलता है कि 3000 रुपए के नीचे लूंगा नहीं, और लेने के बाद भी आपके पिताजी के नाम से ही रिसीट दूंगा जी। तो मैंने 6 महीने पहले एक मनी ऑर्डर भेज दिया था उसको 2000 रुपए का, तो उसने रिजेक्ट किया, वापस दे दिया उसने। लीगल पॉइंट से मैंने भेज दिया था तो उसने लिया नहीं है जी। तो मेरे लिए रेमेडी क्या है इसके लिए? सुरेंद्र जी, पहले ये हम समझ लें कि अगर आपके पिताजी सब टेनेंट भी थे तो 1 फरवरी 1973 से वो रिकग्नाइज टेनेंट, लीगल टेनेंट हो चुके हैं। तो अब वो तारीख से वो सब टेनेंट नहीं है, वो टेनेंट है। और आप अगर उनके साथ में इस बिजनेस में शामिल थे तो भी आपका हक बनता है उनके जगह पे टेनेंट रिकग्नाइज होने का। अगर आप नहीं शामिल थे तो एज लीगल हेयर आपका हक बनता है रिकग्नाइज होने का। तो मैं समझता हूं कि ये जो सब लैंडलॉर्ड कर रहा है, ये दबाव डाल रहा है आपके ऊपर, तो आपको ये करना चाहिए कि भाड़ा आप जरूर देते रहे, लेकिन अब आप एक जरा वकील के पास जाएं और उनको कंसल्ट करके उनके थ्रू आप जो आपका रेंटल है वो भिजवाते रहें एक रेगुलर तरीके से, कि उनको ये मौका ना मिले कि आप भाड़ा नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, आपको आपका नाम उधर रिकॉर्ड पे आना चाहिए एज अ टेनेंट। उस चीज के लिए उसे आप रिक्वेस्ट डालें राइटिंग में, लॉयर के थ्रू डालें। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा टू हैव यू डिक्लेयर्ड एज अ टेनेंट। तो एक डिक्लेरेटरी सूट आपको फाइल करना होगा। तो मैं समझता हूँ ये आप प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू तो करवा दीजिए, और साथ में स्टैंडर्ड रेंट का भी जो फिक्सेशन है उसका भी आप पॉइंट वहाँ रेज कर सकते हैं। तो ये जो आपसे ज्यादा भाड़ा मांग रहा है ये भी वो नहीं मांग पाएगा।
आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं विरल शाह साहब, गुजरात से कॉल कर रहे हैं हमें। विरल जी, पूछिए अपना सवाल। सर, अभी एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मेरे और मेरे फादर के नाम से हमने परचेस किया है जी। अभी प्रॉपर्टी कार्ड में भी हम दोनों का नाम ही है, मेरे और मेरे फादर का। तभी मेरा एक बड़ा भाई भी है, तो अभी कभी भी फादर नहीं है, तो लीगली क्या हो सकता है उसमें? मेरा रेशियो कैसा रहेगा? 75 रहेगा या फिर 50% रहेगा? सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? विरल जी, इसका जो कानून है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है और सेक्शन 45 गवर्निंग सेक्शन है। अब ये सेक्शन क्या कहती है कि अगर एक, दो या तीन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उनका हिस्सा या शेयर जो है वो प्रॉपर्टी में वो उनकी कंट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर होता है। कि आपने अगर 60% कंट्रीब्यूट किया, आपके पिताजी ने 40% कंट्रीब्यूट किया है, तो आपका ओनरशिप भी 60-40 होगा। अगर कोई कारण से किसने कितना कंट्रीब्यूट किया ये नहीं हम एसरटेन कर पाते हैं, तो फिर आप दोनों का हिस्सा इक्वल माना जाएगा। तो अब आपके पिताजी अगर नहीं रहते तो उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनका शेयर जो 50% होगा या जो भी होगा वो उनके लीगल हेयर्स को जाएगा, इंक्लूडिंग यू। अगर उन्होंने कोई विल बनाया है तो फिर वसीयत में जिसके पास छोड़ा हुआ है उनके पास जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है हमारे पास सोलापुर से बजरंग माली साहब कॉल कर रहे हैं। बजरंग जी, पूछिए सवाल। हाँ सर, मेरी लैंड है सर जी। 1.25 एकड़ सोलापुर में। सर, मैंने 1992 में परचेस की थी ये लैंड जी। तब सीलिंग का रूल था सर। ओके। सर, अभी 10 इयर्स के बाद यानी 2002 में जो मालिक है उसका ओल्ड वो एक्सपायर होके गया सर। ओके। अभी उनका जो लड़का है मेरे को तंग कर रहा है सर। किस तरह से तंग कर रहा है आपको? डिमांड कर रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है? हाँ, जागे के उधर के रेट बढ़ के गए, मेरे को पैसे बढ़ा के दो बोल रहा। अच्छा, चलिए तो पूछते हैं यहाँ पर विनय जी से कि क्या आपकी समस्या का हल हो सकता है, इनकी कैसे मदद कर सकते हैं विनय जी? मान लीजिए आपकी जो एग्रीमेंट थी वो मैं समझता हूँ रजिस्टर नहीं हुई है। स्टैम्प ड्यूटी वो मैंने पे कर दिया है सर। हाँ, लेकिन एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं हुई थी उस वक्त क्योंकि सीलिंग था। ये बात सही है? हाँ सर, उस वक्त। हाँ, तो मान लीजिए ऐसा है कि जब आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो उसे आपको 4 महीने में रजिस्टर करनी होती है और आपको एडिशनल 4 महीने मिलते हैं जो आप पेनल्टी भर करके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर इन 8 महीनों में आपने वो प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं की तो टेक्निकल पोजीशन ये है कि वो टाइटल जो है वो आपके पास नहीं आता और आपकी स्थिति ऐसे ही है, इसीलिए वो आपको तंग कर रहा है। बट इसमें एक और पहलू है कि आपने पैसे दे दिए हैं और आपको शायद पोजेशन भी मिल चुकी है ज़मीन की। अगर ये स्थिति है तो वो आपको बाहर तो नहीं निकाल के फेंक सकता, अगर करना चाहेगा भी तो वाया कोर्ट करना पड़ेगा। और अगर ये आप प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि आपने पैसे दिए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई भी कोर्ट उसे आपको बाहर निकालने का ऑर्डर देगा। बाकी ये टेक्निकल पोजीशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं की है, तो टेक्निकली टाइटल आज के डेट में आपके पास ऑफिशियली आना बहुत ही मुश्किल है। इसका कोई हल नहीं है। तो प्रॉपर्टी गुरु के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और सवालों के जवाब भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही अपना पता और फोन नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।